ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शंकराचार्य विवाद क्या सीएम योगी के लिए सेल्फ गोल बन गया है? कैसे विवाद को लेकर बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है? आज इसका विश्लेषण करेंगे। महाकाल नगरी उज्जैन में 24 घंटे के भीतर 2 बार हिंसा भड़की है। मोहन राज की पुलिस आखिर क्या कर रही है, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। तीसरी स्टोरी में बात छत्तीसगढ़ की मिड डे मील योजना से जुड़े रसोइयों की करेंगे, जो 66 रुपए दिन की सैलरी पर गुजारा करने को मजबूर हैं। इनके हक की आवाज आज हम उठाएंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट सफेद सोना या सितम। शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात शंकराचार्य पर यूपी बीजेपी के भीतर शुरू हुए संग्राम की करेंगे। 27 से पहले बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लगातार छठे दिन शंकराचार्य का धरना जारी है। इस बीच सवाल उठने लगे हैं कि क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में सीएम योगी अकेले पड़ गए? क्या शंकराचार्य के अपमान पर यूपी बीजेपी अलग अलग गुटों में बंट गई है? ये सवाल एक ही विवाद में बीजेपी नेताओं की तरफ से सामने आए 2 अलग अलग बयानों के बाद खड़े हुए हैं। शंकराचार्य के खिलाफ सीएम योगी का स्टैंड सख्त नजर आ रहा है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माफी वाले मूड में है। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का रुख भी सीएम योगी से अलग नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुवार को सीएम योगी ने कहा कि ऐसे बहुत कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी का इशारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ था। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो स्नान करें। उनका अनादर करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। यानी केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ है। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान है कि संत हमेशा से बीजेपी को अपना आशीर्वाद देते आए हैं। जो वीडियो सामने आए हैं उन सभी की जांच कराई जा रही है। यानी वो भी मान रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ 18 जनवरी को प्रयागराज में जो भी हुआ वो सही नहीं है। माना जा रहा है कि विवाद को हैंडल करने का सीएम योगी का रवैया पार्टी के दूसरे नेताओं को रास नहीं आ रहा। इसी को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद पैदा हुआ है और विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी की गुटबाजी पर हमला करने का मौका मिल गया है। लग ये रहा है कि शंकराचार्य विवाद बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी के लिए ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। शुक्रवार को माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया। जानकारी मिली है कि उन्हें बुखार आ गया है। उन्होंने अपनी वैन में ही आराम किया। संगम में बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इनके शिविर के बाहर मौजूद हैं। इस वैन के भीतर स्वामी जी अंदर है। देखिए ये सामने ये पालकी है, यहाँ पर वो बैठते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ फिलहाल कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। संभावना थी कि बसंत पंचमी के दिन इस संग्राम का कोई समाधान निकल जाएगा, लेकिन गुरुवार को सीएम योगी ने कालनेमी राक्षस वाला जो बयान दिया, लगता है उसने हालात को और बिगाड़ दिया है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। साधु का वेश धारण करके आए कि हम तो गौ हत्या बंद करेंगे, तो हम निशाचर नहीं है, हम तो साधु हैं, हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। नहीं बंद किया, 12 साल से बैठे हैं सत्ता में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से निशाचर हैं और ऊपर से साधु दिखा रहे हैं। तो कालनेमी तो ऐसा ही था ना, तो कालनेमी तो यही सिद्ध हो रहे हैं। हालांकि इससे उलट बीजेपी के दूसरे नेता बयानों से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर कर रही हैं। सीएम योगी शंकराचार्य के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने बयानों से मामले को संभालने की कोशिश की है। पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी
विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम करे। सीएम सख्ती दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है बीजेपी के घर में शंकराचार्य विवाद पर घमासान चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने माफी वाला बयान देकर अखिलेश यादव की बातों पर सहमति जताई है। कम से कम उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी चुप रहने के बजाय, कम से कम उन्होंने, जब योगी आदित्यनाथ जी का अहंकार चरम पर है तो उन्होंने चुप रहने के बजाय बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि जो हमारे धर्माचार्य हैं तो उनकी जो व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था देने की जिम्मेदारी है सरकार की, न कि उनको अपमानित करने का। अब ये जाहिर हो गया कि शासन सत्ता में बैठे जो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच मामला जो चल रहा था अब वो सामने आ गया। जिन्होंने भारत के संस्कृति के मान बिंदुओं को नष्ट करने, अपमानित करने की राजनीतिक परंपरा स्वतंत्र भारत में निभाई, संतों पे गोलियां चलवाई, संतों को जेल में रखा, वो लोग आकर जब यह बोलने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है देश की जनता को समझ में आता है कि किसके मन का भाव क्या है और किसके मन की राजनीति। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर शंकराचार्य पर चले गए तो डपट पड़ेगी। अखिलेश यादव का इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ था। जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। और अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के पास चले भी गए तो इतनी बड़ी डपट पड़ेगी कि हो सकता कुर्सी चली जाए। इसी के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य विवाद पर बयान दिया और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। फिलहाल हाल के दिनों में बीजेपी की गुटबाजी दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले बीजेपी विधायकों की ब्राह्मण भोज पर भी पार्टी के भीतर गहरे मतभेद की बातें हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य विवाद पर बीजेपी बटी हुई नजर क्यों आ रही है। इसकी वजह विवाद को देखने का बीजेपी नेताओं का अलग अलग नजरिया है। दरअसल सीएम योगी को लगता है कि शंकराचार्य विवाद विपक्ष की साजिश का हिस्सा है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लगता है और वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी नाम इसी में शामिल कर लीजिए तो इन दोनों को लग रहा है कि 27 से पहले इस विवाद का विपक्ष को फायदा मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से लगता है कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी को डर सता रहा है कि इस विवाद का असर पार्टी के हिंदुत्व एजेंडे पर पड़ सकता है। सीएम योगी को लग रहा है कि जानबूझकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को उलझा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी के दोनों बड़े चेहरे सोच रहे हैं कि सीएम योगी के सख्त रवैये से बात बनने की बजाय बिगड़ रही है, जो 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के हित में नहीं है। वैसे भी सियासी गलियारों में चर्चा होती है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ सही नहीं है। इधर बीजेपी नेताओं की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इस विवाद पर संत समाज में भी फूट नजर आ रही है। बीजेपी खुद को संतों का सम्मान करने वाली पार्टी बताती है। अब शंकराचार्य के प्रति सीएम योगी के रुख से संतों में ही मतभेद उभर आए हैं। बाबा रामदेव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत दे रहे हैं तो उनके शिष्य उन्हें सलवार सूट कांड की याद दिला रहे हैं। साधु किस बात का जिस अहंकार करे, साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बाहर ही बहुत, उन्हीं से हम लड़ रहे हैं आपस में। तो ये अभिमान का ज्ञान रामदेव सिखाएंगे जो सलवार और कमीज सलवार सूट पहन करके रात में 12 बजे डंडे के डर से भाग गए थे। शंकराचार्य जी का तो सर्वाइव वो कर लेंगे। 2500 साल से इनका जो पीठ है वो बढ़ता जा रहा है। समस्या उनको है जो किसी के आधार पर है। इस बीच शंकराचार्य विवाद में अब सतुआ बाबा की भी एंट्री हो गई है। सतुआ बाबा वही हैं जो माघ मेले में अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों को लेकर कुछ दिन पहले चर्चा में आए थे। सतुआ बाबा मर्सिडीज और पोर्श जैसी गाड़ियां लेकर मेले में घूम रहे थे।
अब सीएम योगी के करीबी माने जाने वाले सतुआ बाबा ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर शमशान वाला प्रहार किया है, जिसने विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने भारतवर्ष को जोड़ने का कार्य किया था, चारों पीठों की स्थापना की थी। अगर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के हम सच्चे अनुयायी हैं तो मुझे जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को संतों पर यह प्रवचन वो सतुआ बाबा दे रही हैं, जो खुद मर्सिडीज और पोर्श जैसी लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं। माघ मेले में पूरे लाव लश्कर के साथ घूमते हैं। दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी लेकर गंगा स्नान के लिए निकले थे तो पुलिस ने उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की कर दी थी। अब सतुआ बाबा ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर भगवा भेष में हो, संत भेष में है, अकबर को अपना अनुयायी मानते हो, अकबर की तुलना किसी से देते हो हमारे सनातनी को, तो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए हमारा हर सनातनी कब्र खोद के रखा है। इस भारत में अकबर का नाम लेने वालों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए शमशान है। इस बीच सतुआ बाबा को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। खबर यह है कि पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने सतुआ बाबा को जमकर डांट फटकार लगाई है। दरअसल 21 जनवरी को सतुआ बाबा प्रयागराज के एक अधिकारी के साथ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे थे। इसी मुलाकात के दौरान निश्चलानंद ने सतुआ बाबा को डांट लगाई। पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि तुम जगत गुरु हो और दुनिया भर के बाबाओं के पीछे पीछे भागते रहते हो। कैसे जगत गुरु हो कि करोड़ों की गाड़ियों से चलते हो? इतना पैसा तुम्हारे पास कहां से आ रहा है? कुछ देर डांट के बाद शंकराचार्य थोड़ा शांत हुए और उन्होंने सतुआ बाबा को जगत गुरु पद की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। शायद इस नसीहत का ही असर है कि बसंत पंचमी के दिन सतुआ बाबा ने लाव लश्कर के साथ स्नान नहीं किया। हमारी दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में आज तनाव का तापमान पूरे दिन हाई रहा। एक तरफ धार भोजशाला में तनाव के हालात देखने को मिले, जहां बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा हुई और जुमे की नमाज भी। अच्छी बात यह रही कि प्रशासन की मुस्तैदी से हालात यहां पर नहीं बिगड़े। दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद हिंसा भड़क उठी। उज्जैन में तनाव का माहौल बन गया। यहां पुलिस प्रशासन कटघरे में आ गया, क्योंकि बीती रात भी अराजक तत्वों ने शहर में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन की तैयारी अधूरी थी। हिंदूवादी नेता पर हमले की आड़ में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की, थाने का घेराव कर पुलिस पर पथराव किया। हालात ऐसे थे कि लोग लाठी डंडे और तलवार लेकर सड़क पर हिंसा फैला रहे थे, क्योंकि पुलिस ने रात की घटना के बाद कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसे में हालात को कंट्रोल करने में उसे काफी वक्त लग गया। उज्जैन के तराना में सिर्फ कुछ सेकंड में ही हालात बिगड़ गए। देखते ही देखते अराजक तत्व शहर के दुश्मन बन गए। बसों को आग के हवाले कर दिया। बस में आग आज लगाई गई, लेकिन इसकी चिंगारी कल शाम को ही उठ गई थी, जब हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता की समुदाय विशेष के लोगों से बहस हुई थी। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर की पिटाई कर दी थी। कल भी दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव और आगजनी हुई थी। करीब 11 बसों को तोड़ा गया था। उस वक्त पुलिस ने हालात को काबू करने का दावा किया था, लेकिन हिंसा की असली आग आज भड़की जब अराजक तत्वों ने तराना को हाईजैक कर लिया। आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई और पत्थरबाजी करते हुए वाहनों में आग लगाने लगे। जिस सोहेल ठाकुर की कल पिटाई की गई थी, उसने आज खुद बताया कि हालात कैसे बिगड़े और क्या हुआ था। संग्रहालय के बाहर होटले पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। तो मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई जी थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार, चाकू वाकू वगैरह भी थे। हिंसा के बाद पुलिस ने हालात पर काबू तो कर लिया है, लेकिन उज्जैन के तराना की फिजाओं में अब भी तनाव है।
पुलिस प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कस्बे को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस ने तराना में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। जिसपे भी लोगों के इस तरह की शंकाएं हैं, उसके लिए हमारे लगातार पेट्रोलिंग वाहन सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार बलवा ड्रिल की सामग्री के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं और ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं अफवाहें उनको मॉनिटर किया जा रहा है। पुलिस संदिग्धों की पहचान करने के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी का उपयोग कर रही है ताकि हिंसा फैलाने वालों को सलाखों तक पहुंचाया जा सके। ये अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंकते हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया। पुलिस भी इतनी लेट आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा, हम बच गए। हम लोग को कोई डरना नहीं हुई थी, हमसे सिर फूट गया था हम लोग। उन लोग ये मोमेडन लोग प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जन है क्या साहब ने हमला करा, ये वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। इस बीच एक वीडियो में कुछ लोग लाठी और डंडों से लैस नजर आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस संभालने की कोशिश कर रही है। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में तलवार भी है, लाठी भी और डंडे भी, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि उज्जैन के तराना में हालात कितनी बुरी तरह से बिगड़ गए थे। हमको सुबह 9 बजे तक रिजल्ट चाहिए, इसके बाद में संगठन अपने स्तर पर काम करेगा। तो प्रशासन ने निश्चित तौर पर 2-2.5 बजे के आसपास 4-5 आरोपी को गिरफ्तार करा है। भाई जो मुख्य आरोपी है उसको आप कब तक जो है गिरफ्तारी कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। फिलहाल स्थिति काबू में है, माहौल ना बिगड़े इसको देखते हुए तराना को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उज्जैन के तराना में हालात को तो काबू कर लिया गया है, लेकिन ये तनाव पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहा है। सवाल है कि कल जब पुलिस ने हालात को काबू कर लिया था तो आज हिंसा कैसे भड़की। कल हालात विस्फोटक बने थे तो आज जुमे की नमाज के समय सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। कल जब दो पक्ष आमने सामने आ गए थे तो दोनों पक्षों को कल ही क्यों नहीं समझाया गया। सवाल तो ये भी है कि क्या पुलिस मामले की गंभीरता का सही अंदाजा नहीं लगा पाई। सोहेल ठाकुर पर हमला करने वाले 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर अब प्रदेश की सियासत में भी तनाव है। यहाँ किसी प्रकार की कोई संभावनाओं पे कोई राज्य की शांति भंग करेगा, हम कठोरता से निपटने में सक्षम भी। ये विवाद हुआ है, ये बताता है कि पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है मध्य प्रदेश में। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जानबूझकर एक साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और सरकार की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा से उन्मादी व्यवस्थाओं का समर्थक रही है। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली महिला रसोइयों को दिन की दिहाड़ी सिर्फ 66 रुपए मिलती है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार कहती है कि वो लाडली बहनों के लिए तमाम योजनाएं चला रही, लेकिन इसी प्रदेश में 87,000 महिला रसोइयां ठंड में तंबू में बैठी हैं। ये महिलाएं कह रही हैं कि महंगाई के दौर में 66 रुपए में कैसे गुजारा हो सकता है। इन्होंने 3 मांगे रखी हैं, लेकिन सरकार अब भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमला ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है। डबल नहीं जनाब, छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी राज्य की लाडली बहनें 66 रुपए पर जिंदगी काट रही हैं। ठंड के मौसम में तंबू में बैठी ये वो महिला रसोइयां हैं जो छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मिड डे मील बनाती हैं। इन महिलाओं की वजह से स्कूलों में बच्चों का पेट तो भर रहा है, लेकिन इनके परिवार का पेट खाली है, क्योंकि इन्हें दिन की 66 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, यानी महीने का 2000 रुपए से भी कम। 2000 में कैसे काम चलाएंगे? 3 बच्चे हैं मेरे घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। 66 रुपए में कैसे बच्चे को फीस भरेंगे हम? इन महिलाओं का दर्द अब असहनीय हो गया है, इसीलिए पिछले 25 से ज्यादा दिनों से इसी तरह सरकार के खिलाफ खूंटा गाड़ कर बैठी है। मांग है कि छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाए, यानी सरकार दिन की मजदूरी
66 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए करे। सरकार ने 50% सैलरी बढ़ाने का वादा किया था, उसे सरकार पूरा करे। छात्र संख्या कम होने के नाम पर रसोइयों को निकाले जाने की प्रक्रिया बंद की जाए। ठेके पर काम कर रही महिला रसोइया को पक्का किया जाए। इतना रोते हैं जब हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, तो हमें इतना पीड़ा मतलब सहन करना पड़ता है कि हम बता ही नहीं सकते। डॉक्टर के पैसे कहाँ से पैसा करेंगे जो कि डॉक्टर को हम दे पाए। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं बच्चों का। काम का दबाव इतना ज्यादा है कि परिवार में मौत भी हो जाए तो भी काम पर जाना पड़ता है। साल में 10 महीने वेतन, न नौकरी पक्की है न सम्मान। रसोइया संघ का जो आंदोलन है पूरी तरह अनुचित है। राज्य सरकार ने पहली बात कभी भी उनको नियमित करने की बात नहीं कही थी। रहा सवाल मानदेय बढ़ाने का, तो सरकार आते ही सबसे पहले मानदेय में वृद्धि की है। रसोइया संघ के लोग लंबे समय से हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनका सरकार उनकी मांग नहीं मान रही है। सवाल है कि क्या राज्य की 87,000 महिला रसोइया को सम्मानजनक जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है? सोचिए 66 रुपए में आता ही क्या है। 66 रुपए में आप एक अच्छी चॉकलेट नहीं खरीद सकते। 66 रुपए में एक दर्जन केले तक नहीं खरीदे जा सकते। वहीं छत्तीसगढ़ की ये रसोइये हैं जो 66 रुपए दिन की कमाई में अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुश है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र कि ये बर्फ पहले इसे ऐसा बर्फ नहीं था और अब बर्फ आने लगा और आया भी है। बहुत बर्फ है, सबसे ज्यादा बर्फ सोनमर्ग में है। आखिरकार हम बागवानों को जो है इस इंद्रदेव ने जो है राहत दे दी है। लगभग 4 महीने के सूखे के बाद जो है आज ये बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है, कि हवाई सेवाएं भी एयरपोर्ट पर तकरीबन 6 इंच बर्फ गिरने के चलते फिलहाल यातायात के लिए बंद है। इसीलिए आज दिन के लिए जो ज़्यादातर उड़ानें हैं या तो स्थगित कर दी गई हैं या रद्द कर दी गई हैं। आसमान से बरस रहा ये सफेद सोना है या फिर सितम का सामान? ये सवाल पूछने की कई अहम वजहें हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि जनवरी का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है, यानी मकर संक्रांति तक निकल गई और अब जाकर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई हिस्से ऐसे हैं जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। 4 महीने का सूखा खत्म करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जाहिर तौर पर आसमान से बरसती बर्फ को देखकर कश्मीर के होटल कारोबारियों से लेकर किसान तक राहत की सांस ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट इंडस्ट्री से लेकर पर्यटक तक बर्फबारी देखकर फूले नहीं समा रहे। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के बाद ये बर्फ अचानक आई है और ऐसी आई है कि कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। हाईवे बंद हो गए हैं। श्रीनगर में आज सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिए गए हैं। इसीलिए आज हम भारत की बात में तस्वीरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बर्फबारी सिर्फ राहत है या फिर अपने साथ आफत भी लाई है। बर्फ की चादर में ढका हुआ कश्मीर आंखों का सुकून है या फिर सफेद मुसीबत का कोई संकेत है? जम्मू कश्मीर के सोपोर का इंच इस साल की पहली बर्फबारी से सराबोर दिखाई दे रहा है। पेड़ की टहनियों पर इतनी मोटी सफेद परत बिछी है जिसे देखने के लिए कश्मीरी तरस गए थे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से जो वाबस्ता लोग हैं उनके चेहरों पे इतनी राहत की सांसें हैं
मैं बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये बर्फबारी का मौसम पैदा किया है। हर एक निज़ाम में हर एक कुदरती वसाइल है उसको अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्रगुजार करें वो बहुत कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज बर्फ पड़ी है। आम कश्मीरी भारी बर्फबारी को देखकर भावुक हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये बर्फ सिर्फ खुशियों का पैगाम लेकर आई है या फिर आफत का न्योता भी साथ लाई है। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कुछ घंटों के भीतर 6 इंच या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बर्फबारी हुई है और 6 इंच की बर्फबारी गाड़ियों का रास्ता और आसमान में उड़ानों को रोकने के लिए काफी होती है। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आई ये तस्वीर देखिए, जहां एक गर्भवती महिला का अस्पताल पहुंचना मुश्किल हो गया था। भारी बर्फ के बीच पुलिसकर्मी उसे कंधे पर उठाकर गाड़ी तक ले जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी तक पहुंचने के बाद भी चुनौती कम नहीं होती। बर्फ का गाड़ी में चलना भी मुश्किल है। देखिए कैसे लगातार गाड़ी को धक्का देकर पुलिस वाले अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां से तो ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लग रहा था मानो ये किसी फिल्म का सीन हो या फिर किसी पेंटिंग का हिस्सा। शोपिया के जर्रे जर्रे में 2.5 से 3 फीट बर्फ की चादर बिछी हुई थी। देखिए कैसे बर्फ के बीच एक एक कदम चलने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। कश्मीर में बर्फबारी का ये वो नजारा है जो अक्सर रूस के अलग अलग शहरों में दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से ही आई तस्वीर के इस हिस्से को देखिए। ऐसा लगता है कि एक इंसान हाथ में छतरी लिए बर्फ के बीच ठिठका खड़ा है और समझ नहीं पा रहा कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। बर्फ जमा हो चुकी है और आसमान से बरसती इस रफ्तार को देखिए। अगले 24 घंटे यही हाल रहा तो जरा सोचिए कैसी तस्वीर होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पर बर्फ ने ब्रेक लगा दिया है। बनिहाल से आई तस्वीर देखिए जो अपना हाल खुद सुना रही है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है आप अपने अपने घरों में रहिए आराम से, जब तक न ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आप लोगों को ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो इस समय भी जो है लगातार मूसलाधार बर्फबारी बनिहाल सेक्टर में हो रही है। जब अचानक रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती है तो क्या होता है, इसकी गवाही देने वाली तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आई है। भयानक बर्फीला तूफान है। ऐसा मंजर कि दूर तक ठीक से देख पाना भी मुमकिन नहीं है। इस बर्फीले तूफान के बीच 12 लोग फंसे हुए थे और देखिए कैसे एक एक व्यक्ति को 2 लोग सहारा देकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाए जा रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। भारी बर्फबारी को देखकर पर्यटक खुशी से फूले नहीं समा रहे। बर्फ़ भी यहाँ पे पड़नी चाहिए। अगर बर्फ़ यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे अगर टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट से हमारा भी रोज़गार है, बाकी स्लेज वाले भी है, बाकी हमारे बाकी भाई भी, सिक्की भी है भाई, बाकी हर बंदे का भाई यहाँ पे रोज़गार है। पूरी 1600-1700 लोगों का यहाँ से रोज़गार चल रहा है। बाकी तो सारी कश्मीर तो टूरिज्म पे डिपेंड है। पटनी टॉप से लेकर पहलगाम और गांदरबल से लेकर श्रीनगर तक मौजूद टूरिस्ट कह रहा है कि बर्फबारी मिल गई तो समझिए उसका कश्मीर आना सफल हो गया। हम आए 17 तारीख को, हम 17 तारीख से वेट कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन हमारा कल जाना में, लेकिन लास्ट वाले दिन हमें देखने को मिल गया ये जन्नत। बर्फ तो जमीन पे देखी, लेकिन आसमान से गिरती बर्फ। सोनमार्ग भी गए, गुलमार्ग भी गए, पहलगाम भी गए, लेकिन ये देखने को नहीं मिला हमें। श्रीनगर में फाइनली ये देखने को मिल गया। लेकिन बर्फ कब मेहरबान हो जाती है और कब बेरहम, इसका पता नहीं चलता। यकीन नहीं आता तो अब ये तस्वीर देखिए, जहां बर्फ ने रास्ता रोक रखा है और घंटों से हाईवे पर फंसे पर्यटक परेशान हो रहे हैं। हम यहाँ बीच में फंसे हुए स्नोफॉल की वजह से, बाकी हमने एंजॉय तो बहुत किया और रास्ते बंद तो बस परेशान हो रहे हैं। हम सोनमार्ग गए थे, हम यहाँ इधर सोनमार्ग इधर घूमने गए थे, बीच में स्नोफ्लो हो गई, आगे का रास्ता बंद है, हम बीच में अटके हुए हैं। अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है, करीबन 1 घंटे से हम यहीं पे खड़े हुए हैं। कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो आज सुबह शुरू हुआ था अभी भी जारी है। हम इस समय बडगाम में खड़े हैं और यहाँ पे आज सुबह से अब तक तकरीबन 6 इंच जो है ताज़ा बर्फ गिरी है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है एक बर्फ की एक मोटी परत में तब्दील हो गया है और पूरे इलाके में बर्फबारी जो है बारी से बहुत ज़्यादा बारी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जो बर्फबारी का ये सिलसिला है कम से कम अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा, जिसके चलते दूर दराज के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। आसमान से सफेद सोना बरस रहा है या फिर सितम? इस सवाल का जवाब आपको हमारी रिपोर्ट का एक हिस्सा देखकर समझ आ गया होगा, लेकिन अभी सारे जवाब मिलने बाकी हैं। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसे सफेद सोना क्यों कहा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फ के इंतजार में था, क्योंकि वहां का आर्थिक चक्र हो या फिर मौसमी चक्र, दोनों बर्फबारी पर ही टिके हुए हैं। इन इलाकों में सूखी ठंड तो पड़ रही थी, लेकिन बर्फ नदारद थी, जिसकी वजह से फसल से लेकर जलाशय तक सूख रहे थे। फलों को नुकसान हो रहा था। टूरिस्ट इंडस्ट्री सदमे में थी, क्योंकि बर्फ के लिए आने वाले सैलानी कम हो रहे थे। लेकिन ये बर्फबारी टूरिस्ट इंडस्ट्री से लेकर हिल स्टेशन तक के लिए राहत लेकर आई है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, टैक्सी ड्राइवर से लेकर ढाबा संचालकों तक पे खुशी की लहर है। और मौसम का चक्र भी इससे पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक दुरुस्त होगा। कैसे, ये समझने के लिए शुरुआत हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरों के साथ करते हैं। 13 सेकंड की ये तस्वीर गवाही दे रही है कि शिमला में सिर्फ बर्फ नहीं बरस रही, बल्कि भयानक बर्फीला तूफान आया हुआ है। शिमला में तूफानी हवाएं कैसा कहर ढा रही हैं, उसकी एक और बानगी देखिए। पुलिसकर्मी रास्ते पर खड़े हैं, लेकिन रफ्तार के सामने संतुलन तक बना पाना मुश्किल साबित हो रहा है। शिमला शहर और जिले के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है। शिमला शहर की लगभग सभी सड़कें फिसलन होने की वजह से बंद है। कुफरी, नारकंडा, खिड़की और खड़ा पत्थर रोड भी बंद कर दिया गया है। शिमला पुलिस ने निवेदन किया है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और इमरजेंसी होने पर सुरक्षित और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। लेकिन जो पर्यटक शिमला में मौजूद हैं, उन्हें बर्फ ने तो बेहिसाब खुशी दे दी है।
सिर्फ पर्यटक ही नहीं बल्कि हिमाचल के किसान से लेकर कारोबारी तक बर्फ का बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। आखिरकार हम बागवानों को जो है इस इंद्रदेव ने जो है राहत दे दी है। लगभग 4 महीने के सूखे के बाद जो है आज ये बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है हमारी सेब की आर्थिकी के लिए जो है बहुत ही जो है उत्तम है, जिसे हम कहते हैं कि सफ़ेद सोना जो है आज बरस गया है। सर इससे हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई से कि इससे हमें भी फायदा हुआ और जो हमारे किसान भाई है उनको भी फायदा हुआ चीज़ों से, क्योंकि सर कई महीनों से कई दिनों से नहीं ना तो बर्फ़ ना बारिश की हमें उम्मीद थी इन चीज़ की कि हमें बारिश ही हो या बर्फ़, बहुत फ़ायदा हुआ सर हमें इससे ना। और ख़ासकर हमारे जो किसान भाई है, टूरिस्ट भाई है, जो बेचारे कितने दूर से आते हैं हमारे शिमला में, चलो वहाँ जाना मेरा, वहाँ बर्फ़ गिरेगी, तो आज उनका सपना भी सर पूरा हो गया है। बर्फ बहुत ज्यादा है और इस वजह से सड़क पर गाड़ी के टायरों ने चलने से इनकार कर दिया है। लाख कोशिशों के बाद भी शिमला में बर्फबारी में फंसी ये बस निकलने का नाम नहीं ले रही थी। और मुश्किलों की ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई गवाही देखिए, जहां सरकारी बस को निकालने के लिए पूरा अमला जुटा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा में इतने भयानक तूफान ने दस्तक दी थी कि 50 से ज्यादा घरों की छत तक उड़ गई। कई परिवार बेघर हो गए, जिसकी वजह से मुश्किल मौसम में उन्हें पड़ोसी और रिश्तेदारों के घर शरण लेनी पड़ी। हालांकि सच्चाई यह है कि ताजा बर्फबारी ने थोड़ी खुशी और थोड़े गम वाले हालात पैदा कर दिए हैं। एक तस्वीर मुश्किलों की दिखाई देती है तो बर्फ की दूसरी तस्वीर ये बताने चली आती है कि देखो मैं अपने साथ कितनी सारी सौगात लाई हूँ। बर्फबारी होते ही हिल स्टेशन गुलजार हो गए हैं। डलहौजी से लेकर खजियार की तस्वीर देखिए, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बर्फबारी ने किसानों और बागवानों को राहत दी है। बीते 4 महीनों से चंबा सूखे की चपेट में था, जिससे फसल खराब हो रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में यानी बहुत देर से हुई बर्फबारी क्या सब कुछ ठीक कर देगी? क्या 4 महीने के सूखे को ये बर्फ एक साथ खत्म कर देगी? इस सवाल का जवाब हमने देश के जाने माने पर्यावरणविद और हरित कार्यकर्ता डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से पूछा। जो कुछ भी बर्फबारी अब इतने लंबे समय के बाद हिमालय में हो रही है, उत्तराखंड में खास तौर से, इसकी परम आवश्यकता थी। लेकिन 2 बड़े बात है जिसे कि समझना होगा, ये लेट हो चुका। और इस तरह की जो बर्फ होती है वो ज़्यादा लंबे समय इसलिए नहीं टिकती कि वो ऐसे समय में होती है कि जब तापक्रम बढ़ रहा है, तो ये कहीं उस तरह से नहीं टिक पाएगी जिसमें कि ग्लेशियर बन सके और ये लंबे जा सके। सुना आपने, ये बर्फबारी माथे पर उभरी चिंता की लकीरों को कम तो कर रही है, लेकिन पर्यावरण के जानकार बता रहे हैं कि पिछले 4 महीने के सूखे से जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी। दरअसल ये अच्छे संकेत नहीं है कि 4 महीने तक बर्फ का इंतजार हो और फिर मौसम ऐसी करवट ले कि सारी बर्फ एक साथ ही गिरने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक कल से उत्तर पश्चिम भारत को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन इसका प्रभाव आज और भी ज्यादा होगा, यानी पूरे दिन जारी रही बर्फबारी रात भर जारी रह सकती है। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बर्फ देर से जरूर आई है, लेकिन इस बार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि बर्फ जितनी मेहरबान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर दिखी है, उतनी ही उत्तराखंड में भी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा मौसम है,
और बहुत अच्छा स्नो हो रहा है। बहुत बेहतरीन लोकेशन है और पूरा का पूरी वादियाँ सफ़ेद हो चुकी हैं। ऊपर तो 4-4 फुट बर्फ़ है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। भैया मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है व्यू देख के, और जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। तस्वीरें उत्तराखंड के रानीखेत में मौजूद ऊंचाई वाले इलाके चौबटिया की हैं, जहां बर्फ आई तो पर्यटकों के चेहरे खुशी से गुलजार हो गए। अगली तस्वीर देखिए। शुक्रवार सुबह जब चक्राता में लोग नींद से जागे तो उन्हें सब कुछ सफेद दिखाई दिया। चक्राता की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बर्फ ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पर्यावरण के जानकार कह रहे हैं कि अब भी वक्त है। हमें सावधान हो जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि बढ़ते जलवायु संकट की वजह इंसान ही है। जिस तरह से मौसम चक्र हमारे बीच में से गायब हो रहा है, जब बारिश चाहिए वो न पड़े, जब बहुत ज्यादा धूप चाहिए वो भी न पड़े, और हमारी समझ में अब तो आ ही जाना चाहिए कि कहीं कुछ विपरीत हो रहा है और उसके कारण हम ही हैं। जो हो रहा है वो खतरे का संकेत इसलिए है क्योंकि नवंबर और दिसंबर बिना बारिश और बर्फबारी के ही बीत गया और आधा जनवरी भी सूखा ही रहा। लेकिन अब बर्फबारी ऐसी हो रही है मानो पूरे सीजन की कमी एक साथ पूरी कर देगी, जिसके लिए ना तो जमीन तैयार है और ना ही इंसान। शाम करीब 7 बजे खबर आई कि अगले 6 घंटे रात 1 बजे तक हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और सिरमौर में भारी बर्फबारी हो सकती है। कुल्लू के तमाम शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे, जबकि जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में अगले 24 घंटे के भीतर एवलांच यानी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। गांदरबल, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कुपवाड़ा के ऊंचे इलाकों में एवलांच आ सकता है। अधिकारियों ने इन इलाकों में रहने वालों को सावधान किया है और संवेदनशील जगहों पर जाने से मना किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी कल छुट्टी घोषित कर दी गई है। पहाड़ों पर घूमने गए पर्यटकों से हमारी अपील है कि बर्फबारी का आनंद ले, लेकिन किसी तरह का रिस्क न ले और सुरक्षित रहें। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे घंटी बजाओ में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।